घमंडी बहू, गांव की सास। एक गांव में रंजू अपने पति के साथ रहती थी। बड़ी मेहनत कर रंजू और पारिक ने मुसीबत उठाकर बेटे को पढ़ने शहर भेजा। बेटा था भी बड़ा ही आज्ञाकारी। प्रणव ने भी पूरी जी जान से मेहनत कर शहर में ही नौकरी भी ढूंढ ली थी। अब अकेले मन नहीं लगता जी, और शरीर भी अब थकता जा रहा है। अभी कहाँ से थक रही है तू? अभी तो प्रणव की शादी में बहुत काम करना है मुझे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गले में वरमाला पहने अपनी पत्नी श्वेता के साथ प्रणव घर पर आता है, जिसे देख मंजू और पारिक चौंक जाते हैं। ये सब क्या है बेटा? ये माला क्यों पहन रखी है तूने? और ये लड़की कौन है? ये आपकी बहू और मेरी बीवी श्वेता है पिताजी। हम दोनों ने शादी कर ली है। गर्मी के कारण श्वेता के माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। श्वेता शहर की लड़की थी, जिसके लिए ये माहौल बहुत ही नया था। दरवाजे पर ही खड़े रखेंगे क्या मेरे बेटे और बहू को? देखिए उसके माथे पर कितना पसीना आ गया है। आ बहू बैठ। असल में गांव में आए दिन बिजली नहीं रहती। पहले तो बिजली थी ही नहीं, कुछ महीनों पहले ही आई है। तो क्या हुआ माँ जी? गर्मी सिर्फ मुझे ही तो नहीं लग रही ना? आप सब भी तो इसी हाल में बैठे हैं यहाँ, तो मैं क्यों नहीं? और माँ बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। आप लोगों की रजामंदी के बगैर मैंने और प्रणव ने शादी कर ली। हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे। मेरे पिताजी एक इंजीनियर हैं। वो मेरे लिए एक ऐसा लड़का चाहते थे जो घर जमाई बनने में राजी हो जाए, पर प्रणव कभी राजी नहीं होते। इसीलिए मैंने सब कुछ छोड़कर यहाँ आने का मन बना लिया। अरे अरे बहू, हम गरीबों के यहाँ तू कैसे रहेगी? प्रणव के लिए तो मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ बाबूजी। आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। बस बस श्वेता, कितना काम करोगी यार तुम? अब बैठ भी जाओ, मैं कुछ बना कर लाता हूँ। मेरे होते हुए तू जाएगा रसोई में? मैं अभी पूरी और छोले बना कर लाती हूँ तुम दोनों के लिए। कुछ ही दिनों में श्वेता सबका मन जीत लेती है। फिर एक सुबह, माँ मुझे अब वापस शहर लौटना होगा, नया काम ढूंढना है। पहले तो श्वेता के पापा के अंडर काम करता था, अब तो वो मुझे काम पर रखने नहीं वाले। हाँ हाँ बेटा, जा अच्छे से काम करना। प्रणव शहर चला जाता है। प्रणव के जाते ही श्वेता फर्नीचर वाले को बुलाकर अपने कमरे में सोफा लगवाती है। फिर वो कमरे में एसी, टीवी और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी लगवाती है। घर में हलचल देखकर मंजू कहती है, अरे बेटा ये सब क्या है बहू? कौन है ये लोग? मंजू के ये कहते ही श्वेता फूट फूट कर रोने लगती है। तो अब मैं इस घर में सांस भी नहीं ले सकती क्या? हाँ, कमाए मेरा पति और मैं जानवरों की तरह रहूं। कीजिए और अत्याचार कीजिए मुझ पे। नहीं नहीं बहू, भगवान जानता है, मेरा मतलब ये नहीं था बेटा। श्वेता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद, माँ जी, कोई पुरानी साड़ी होगी आपके पास क्या? पोछा लगाना था। और मुझे माफ कर दीजिए, वो बुखार से सर तप रहा है। शायद बुखार सर पर चढ़ गया था तो जो भी कुछ मैंने बोल दिया। वही मैं सोचूं बेटा कि मेरी बेटी को अचानक क्या हो गया। श्वेता मंजू से पुरानी साड़ी लेकर उसे पहनकर रसोई में काम करने लग जाती है। तभी दरवाजे पर मंजू की जेठानी अपने परिवार के साथ दस्तक देती है। कोई है? अरे कोई है क्या घर में? अरे कोई सुन रहा है या मैं चली जाऊं? सुबह फोन तो किया था कि आने वाली हूँ। अरे मंजू मुझे देखकर छिप गई है क्या? मंजू कमरे से बाहर आती है और अपनी जेठानी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे बहू आ, अपनी बड़ी सास से मिल ले। पसीने में लथपथ श्वेता फटी पुरानी साड़ी में बाहर सबके सामने आ जाती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। ये बहू है? हाय रे, नई बहू की हालत तो काम वालियों से भी बदतर कर दी है तूने, है रे मंजू? नहीं नहीं बड़ी सासू माँ जी, जैसा आपको लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। छोड़िए ये सब, मैं आपको घर दिखाती हूँ। ये कहकर श्वेता प्रगति को अपने नए कमरे में लेकर जाती है और मंजू के कमरे को अपना कमरा बताती है। प्रगति को मंजू के इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आता है और वो बिना रुके सीधा अपने घर वापस लौट जाती है और अपने सभी रिश्तेदारों और गांव वालों से मंजू की बुराई करती है। सभी मंजू के खिलाफ हो जाते हैं और श्वेता को ही लाचार समझने लगते हैं। नाश्ते में क्या बना रही हो सासू माँ जी? पोहा बहू। अच्छा है,
वैसे पहले मेरे कमरे की डस्टिंग कर दो, तब तक मैं एक नैप ले लेती हूँ, फिर नाश्ता बनाना। श्वेता मंजू की हालत बद से बदतर कर देती है। फिर एक दिन श्वेता अपने पिता से फोन पर छिपकर बात कर रही होती है तो मंजू सुन लेती है। बस पापा, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। सबकी नजरों में मंजू एक बहुत बुरी औरत है। अब यही यकीन प्रणव को दिलाने में वक्त नहीं लगेगा और फिर मैं उसे आपके पास जाने की दुहाई दूंगी और फिर आपका घर जमाई आपके पास होगा। कब से इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ मैं। ये होशियार लड़का कहाँ उन भिखारियों के बीच फंस गया। श्वेता अपने पैसे के घमंड में चूर अपने पिता के बहकावे में आकर अपने सास ससुर की रत्ती भर भी इज्जत नहीं करती और रोज प्रणव को कॉल करके रोती बिलखती है। अब बहुत हुआ श्वेता, मैं वहाँ आ रहा हूँ और तुम्हें वहाँ से ले जाऊंगा। प्रणव अपने घर पहुँचता है जहाँ श्वेता के सर पर पट्टी बंधी हुई थी और वो काम कर रही थी, जिसे देखकर प्रणव कहता है, श्वेता सामान बांधो, हम वापस लौट रहे हैं, अब यहाँ दोबारा नहीं आना। बेटा रुक जा। ए जी सुनिए ना, देखिए प्रणव क्या कर रहा है। बहू, हम बूढ़ों का तो एक ही सहारा है, इसे हमसे मत छीनो बहू। प्रणव जी आप जाइए, मैं यहाँ हूँ ना। मैं चली गई तो माँ और बाबूजी को कौन संभालेगा। प्रणव श्वेता का सामान बांध देता है और दोनों शहर के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन में श्वेता को अपने पिता जैसी आवाज सुनाई देती है। प्रणव, ऐसा लगा मानो डैडी जी यहाँ पर हो, बट वो यहाँ कहाँ आएंगे। तभी श्वेता की नजर एक मूढ़ी बेचने वाले पर पड़ती है। डैडी, आप? डैडी, ये सब क्या है? तुम्हारी भाभी ने बहुत जाल साजी की बेटा, और क्या जाने प्रवीण के मन में क्या क्या मेरे खिलाफ भर दिया। धोखे से उसने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और मुझे घर से निकाल दिया। शायद ये मेरी करनी का ही फल है। मैं तेरा घर तोड़ रहा था और यहाँ मेरा ही टूट गया। हमारा घर नहीं टूटा है पिताजी। मैं जितना अपनी माँ से प्यार करता हूँ उतना ही श्वेता से। मैंने श्वेता की बात सुनी तो अपनी माँ की भी सुनी। जब मैं श्वेता का सामान बांध रहा था, माँ ने मुझे सब बता दिया था। मैं तुम्हें शहर में बचाने नहीं, समझाने लेकर जा रहा था। मुझे माफ कर दो प्रणव, प्लीज डोंट लीव मी, प्लीज प्रणव। ये मेरे संस्कारों में है ही नहीं श्वेता। हम रिश्ता निभाते हैं, तोड़ते नहीं। डैडी चलिए, हमारा घर आपके लिए खुला हुआ है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं भी जॉब करूंगी, मैं प्रणव सब संभाल लेंगे। श्वेता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो एक अच्छी बहू बनकर रहने लग जाती है।